हेलो एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 5 टुवर्ड्स फ्रीडम। आज हम सोशल साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे और समझेंगे, जिसका नाम है टुवर्ड्स फ्रीडम, आज़ादी की ओर। ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। ट्रेड फॉर फ्लोरिश्ड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज लिस्टेड इन द टेबल। यूज़ योर एटलस टू फिल इन द टेबल। इसमें क्या करना है, आपको बताना है इंडिया और अदर कंट्री के बीच बीच में ट्रेड जो चलता था उसके बारे में। आप फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको पीडीएफ में डाल दूंगा। शुरू करते हैं हम चैप्टर। इंडिया इज ऑलवेज बीन फेमस फॉर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी एंड पर्ल्स। द अरब्स वेयर अमंग द फर्स्ट टू कम इंडिया फॉर ट्रेड। द पोर्टुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश फॉलोड। तो सबसे पहले कौन आए थे? अरब के लोग आए थे हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत फेमस था शुरू से ही स्पाइसेस के लिए, टेक्सटाइल कपड़े के लिए, कॉटन के जो कपड़े बनते थे उनके लिए, ज्वेलरी के लिए, और पल्स यानी मोती, हीरे मोती के लिए। तो जो है अरब सबसे पहले व्यापार करने आए थे इन सब का भारत में। फिर उनके देखा देखी पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच, और फिर आए लास्ट में ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड के थे, अंग्रेज। द ब्रिटिश इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल अमंग देम। और इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुए? ब्रिटिशर हुए। दे ट्रेडेड थ्रू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी बॉट goods cheaply from India and sold them abroad at high price. This resulted in huge profits for the company. तो क्या हुआ, जो ब्रिटिश कंपनी थी जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके थ्रू वो बिजनेस करते थे। और वो क्या करते थे कि यहाँ से हमारे इंडिया से सामान बहुत कम रेट में ख़रीदते थे और बाहर दूसरे देशों में हाई प्राइस में बेचते थे। तो इससे क्या होता था, उस कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता था। लिटिल बाय लिटिल द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द वॉल इंडिया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस। और काय का फ़ायदा हुआ उनको? भारतीयों में जो एकता नहीं थी उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। द ब्रिटिश कॉन्कर्ड लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर रूल। और उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पे, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध करके या गलत तरीके से कब्जा कर लिया। तो ऐसे करके उन्होंने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स पे कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपना राज्य जमा लिया। डिसकंटेंट अमॉन्ग इंडियंस। वंस द ब्रिटिश वेयर फर्मली इस्टेब्लिश इंडिया, दे एक्सप्लॉइट द फार्मर। जैसे ही एक बार उन्होंने पूरा इस्टेब्लिश हो गए वो अच्छे तरीके से, भारत पे कब्जा कर लिया, उन्होंने अपना राज्य जमा लिया, फिर उन्होंने क्या किया, परेशान करना शुरू किया। किनको? फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, क्राफ्टमैन को और भारत के राजाओं को, रूलर्स ऑफ लोकल किंगडम। द फार्मर्स वेयर मेड टू पे वेरी हाई टैक्सेस। और क्या करा उन्होंने कि फार्मर को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ लगा। मतलब फार्मर जो थे अपनी खेती करते थे, उसका आधा हिस्सा टैक्स के रूप में वो ब्रिटिशर्स को पे करते थे। इवन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स द फार्मर्स हैड टू पेयर देयर शेयर ऑफ टैक्सेस। इवन बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया उसके बाद भी फार्मर को टैक्स तो देना ही होता था, मतलब उसमें कोई छूट नहीं थी। व्यापार के कौन कौन से आइटम थे भारत से, ये सब यहाँ पर हैं। गोल्ड, सिनामोम, क्लॉव और ब्लैक पेपर, ये सब आइटम थे जो वो यहाँ से ट्रेड करते थे, बाहर ले जाते थे। दे वेयर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, ए प्लांट विच इज सोर्स ऑफ इंडिगो डाई एंड कॉटन। तो उन्होंने काहे के लिए फोर्स किया था कि इंडिगो और कॉटन सबसे ज़्यादा आपको उसी की खेती करनी है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से फिर उसको लो रेट में, मतलब कम प्राइस में ख़रीदते थे और कहाँ जाते थे, एंड सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज। और विदेशों में और इंग्लैंड में जाकर वो बहुत ज़्यादा रेट में उसको बेचते थे। 10 फार्मर इन इंडिया बिकेम पुअर। और इससे क्या हुआ, जो भारत के फार्मर थे वो और गरीब होते गए। मैनी डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन। Cheaper mill-made cloth was imported into India from England. As a result, the handloom industries of India suffered. Lack of weavers became unemployed. They suffered the fate of as the farmer. तो क्या हुआ, फिर क्या करने लगे कि इंग्लैंड से वो कम रेट में टेक्सटाइल या क्लॉथ जो है मंगाने लगे। कहाँ से? इंग्लैंड से इंडिया में। तो क्या हुआ, जो इंडिया में बनते थे कपड़े, उनकी मांग कम हो गई, उनकी डिमांड कम हो गई, वो बिकने नहीं लगे क्योंकि उससे सस्ते में ये बाहर से मंगाकर यहाँ पर बेचने लगे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए और
वो भी फार्मर की तरह ही उनकी हालत हो गई। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ द इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। और वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग होते थे, भारतीय लोगों को मिल्स और फैक्ट्री नहीं खोलने देते थे। इंडियन ट्रेडर्स वेर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन। और जो इंडियन ट्रेडर्स थे, भारतीय व्यापारी थे, उनको ट्रेड करने की परमिशन नहीं थी, व्यापार करने की परमिशन थी। वो अपने हिसाब से कोई सा भी व्यापार नहीं कर सकते थे। जो ब्रिटिशर्स चाहेंगे वही व्यापार वो करेंगे। इंडियन रूलर्स एंड प्रिंसेस वेयर ऑल्सो अनहैप्पी विद द ब्रिटिशर। तो जो इंडियन रूलर थे, इंडियन प्रिंसेस जो थे, वो भी खुश नहीं थे ब्रिटिशर से। ए लॉ वाज पास बाय द ब्रिटिशर्स विच स्टेट दैट इफ ए रूलर डिड नॉट हैव अ मेल चाइल्ड देन अपॉन द डेथ ऑफ दैट रूलर हिज किंगडम वुड बी टेकन बाय द ब्रिटिश। फिर उन्होंने क्या किया, एक बिल पास किया, एक कानून बनाया कि जो इंडियन रूलर है, जो भारतीय राजा हैं अपने अपने एरिया के, अगर उनकी कोई मेल चाइल्ड नहीं है, उनका कोई लड़का नहीं है, तो उनका राज्य किसके पास चले जाएगा, उसके मरने के बाद किसके पास चल जाएगा, राजा के मरने के बाद अंग्रेज़ों के पास चले जाएगा। नॉर्मली पहले क्या होता था, जो राजा है उसका ही लड़का राजा बनता था, पर अब कोई राजा है उसके पास कोई लड़का नहीं है, उसकी कोई संतान नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो राज्य ब्रिटिशर्स उनसे छीन लेते थे। बाय यूजिंग अनजस्ट एंड अनफेयर मीन्स द ब्रिटिश सॉट टू एक्सपांड देयर होल्ड ओवर इंडिया। तो वो गलत तरीके से, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, गलत तरीके से इंडिया पे, पूरे इंडिया पे अपना होल्ड है ना, अपना शासन बढ़ाना चाहते थे। द डिससेटिस्फेक्शन एंड एंगर मोस्ट इंडियन लेड देम टू रिवोल्ट। और इसी डिससेटिस्फेक्शन और इसी कारण से परेशान होके बहुत सारे भारतीयों ने क्या करा था, उनके खिलाफ युद्ध छेड़ा था। तो सबसे पहला युद्ध कौन सा था, वो हम इसमें पढ़ेंगे, रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब कौन कौन से युद्ध है, कौन कौन सी लड़ाई हुई ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो हम इसमें पढ़ेंगे। एवर सिंस कमिंग ऑफ द ब्रिटिशर्स पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज। तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में ब्रिटिशर्सों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके थे। किसके लिए, क्योंकि उनकी अनफेयर पॉलिसीज थी, मतलब वो सही काम नहीं कर रहे थे, अन्याय करते थे, उसके खिलाफ। देयर वॉज नो यूनिटी इन देयर। पर सबसे बड़ी समस्या क्या थी भारतीय लोगों के पास, कि उनमें यूनिटी नहीं थी। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है किसी पॉलिसी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, तो दूसरे भारतीय लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे। नहीं तो सब मिलके एक साथ लड़ाई लड़ते तो कभी का हमारा देश आज़ाद हो जाता। इट वॉज ओनली इन 1857 दैट ए मेजर रिवोल्ट ब्रोक आउट। ये 1857 की बात है, जब सबसे बड़ा युद्ध ब्रिटिशरों के खिलाफ छिड़ा था, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये यहाँ पर लिखा है ना, मतलब आज़ादी का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था ये याद रखना है आपको, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसमें आएगा 1857। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से। और इसको ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था, स्ट्रगल था फ्रीडम के लिए। दूसरा क्यों हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था, जो इंडियन सोल्जर थे, जो ब्रिटिश आर्मी के अंडर में काम करते थे, भारत में रहते हुए भी अंग्रेज़ों के अंडर में काम करते थे। ए न्यू राइफल कॉल्ड द इनफील्ड हैड बीन इंट्रोड्यूस इंडिया। एक नई राइफल आई थी, एक तरह की नई बंदूक आई थी, जो इन इंडियन सोल्जर्स को दी गई थी आर्मी के अंदर। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, अब आर्मी में सभी थे, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग थे। तो उसमें क्या हुआ था कि जो वो बुलेट थी, जो इनफील्ड नाम की जो बंदूक थी, वो उसको ओपन करने के लिए उसको मुंह से, ये है बंदूक इनफील्ड राइफल, तो उसको ऐसा कहा जाता है कि पीक और काऊ के फैट से वो बनी थी, चर्बी से, जिसको मुंह में लेकर खींचना पड़ता था। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, रोमर स्प्रेड दैट द ग्रीस यूज्ड इन द बुलेट वाज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग। सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस वेपर ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इन द राइफल। तो क्या होता था, पहले उसमें बुलेट को लोड करने से पहले उसको मुंह से खींचना पड़ता था, और उसमें गाय की चर्बी लगी हुई थी, गाय की और सुअर की, पिग की। दिस वाज, और ये किसके खिलाफ था, हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ था। दे रिफ्यूज टू यूज़ दिस राइफल, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये राइफल यूज़ नहीं करेंगे, और उसके कारण से युद्ध छिड़ गया। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ। तो रिवोल्ट युद्ध कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ से।
और कहाँ तक फैला वो स्प्रेड इट टू लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। फार्मर्स, क्राफ्टमैन एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्वाइन द रिवोल्ट। फिर धीरे धीरे उस युद्ध से कौन कौन जुड़ गए, किसान भी जुड़ गए, क्राफ्ट जो जो परेशान थे वो सब उस युद्ध से जुड़ते गए अंग्रेजों के खिलाफ। द सोल्जर डिक्लेयर द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जाफर देयर लीडर। और इन्होंने इस युद्ध के खिलाफ भारतीयों ने अपना लीडर किसको बनाया, बहादुर शाह जाफर को। द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहेब और तात्या टोपे एट कानपुर। और ये रिवोल्ट को किन्ने लेड किया और किन्ने बढ़ाया आगे, नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने कानपुर में, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, और बेगम हजरत महल एट अवध। ठीक है, तो ये लोग इधर से ज्वाइन होते गए युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। अब किस कारण से ये युद्ध सफल नहीं हो पाया, क्यों फेल हो गया, क्यों हार गए, तो इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के हर पार्ट में ये स्प्रेड नहीं हुआ, युद्ध नहीं छिड़ा, कुछ सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ही हुआ। इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी। फिर जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं थे, पर्याप्त पैसा नहीं था, अच्छे वेपन्स नहीं थे लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। द रिवोल्ट वाज नॉट ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। फिर सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं था, वो सही दिशा में नहीं जा रहा था। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश सोल्जर वेर वेल ऑक्यूपाइड विथ मॉडर्न वेपन्स एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज। और दूसरी तरफ जो अंग्रेज थे, जो उनके सोल्जर्स थे, उनके पास बड़े बड़े और अच्छे हथियार थे और ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से उन्होंने काम किया था। आफ्टर द रिवोल्ट वाज सरप्राइज मेनी इंडियंस वेयर आइदर किल्ड और पुट इनटू द प्रिजन्स। जब ये रिवोल्ट ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, बहुत सारे भारतीय या तो मारे गए थे या फिर जेल में डाल दिए गए थे। द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन 1858। और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1858 में ख़त्म हुआ। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। और सीधे सीधे तरीके से भारत का पूरा साम्राज्य किनके हाथों में चले गया, इंग्लैंड की सरकार के। हाउएवर द इंडियन प्रिंसेस वेर अलाउड टू रूल ओवर देयर टेरिटरीज। फिर भी कुछ जगह पर भारतीय प्रिंसेस को अपनी टेरिटरी में, अपने साम्राज्य में राज्य करने की परमिशन थी। इसमें चेक पॉइंट में दे रखा है द फार्मर हैड टू पे हाई टैक्सेस टू द ब्रिटिश। ट्रू और फॉल्स है, फार्मर को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना रहता था अंग्रेजों को। ट्रू, यहाँ पर ट्रू आएगा। द लोकल रूलर वेयर हैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। जो लोकल के रूलर थे जो, वो खुश थे अंग्रेजों से, नहीं थे, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय इंडियन क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स। जो पहला रिवोल्ट शुरू हुआ था युद्ध, वो इंडियन क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स, व्यापारियों ने शुरू किया था, नहीं, किसने किया था, सोल्जर ने, इसलिए यहाँ पर आएगा फॉल्स। द ब्रिटिश वे आर डिफीटेड। क्या ब्रिटिश लोग हार गए थे इस रिवोल्ट में, नहीं, फॉल्स, वो जीते थे, इंडियन हारे थे। तो ये तो बात हुई फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की। अब बात करेंगे सोशल, रिलीजियस एंड रिफॉर्मर्स। Britishers introduced modern education in India. Gradually, educated Indians introduced many social and religious reforms. Reformers such as Raja Ram Mohan Rai, Ishwar Chand Vidyasagar, Debendranath Tagore were active during this period. They were strongly protest against social practice such as sati, killing female babies, child marriage, and the caste system. They also encouraged विडोज, रीमैरिज एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। ब्रिटिशरों ने क्या किया, मॉडर्न एजुकेशन शुरू किया इंडिया में ग्रेजुअली। और उसी टाइम पर जो है इंडियंस जो एजुकेटेड थे उनने क्या शुरुआत की, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की। मतलब जो सामाजिक में क्रूर प्रथाएं थी उनको बंद करने की और नए बदलाव लाने की। तो इनमें कौन कौन रिफॉर्मर्स थे, उनके नाम लिखे हुए हैं, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या क्या इन्होंने किस किस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, तो सोशल प्रैक्टिस सच एज सती प्रथा बंद की, किलिंग फीमेल बेबीज मतलब लड़कियों को मारना, चाइल्ड मैरिज बचपन में शादी हो जाना, बाल विवाह पे, और कास्ट सिस्टम, ये सब इन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया।
कि ये सब गलत है, और साथ में विडो रीमैरिज, जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनकी वापस शादी करवाना, और महिलाओं को आगे पढ़ाने में इन्होंने बहुत हेल्प की। राइज ऑफ नेशनलिज्म, एजुकेटेड इंडियंस रियलाइज दैट ब्रिटिश वांटेड टू कीप इंडिया पुअर एंड बैकवर्ड। तो जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया उन्होंने कि जो ब्रिटिशर्स है, फॉरेनर हैं, जो अंग्रेज हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया के लोग गरीब ही रहें और बैकवर्ड रहें, हमेशा सबसे पीछे बने रहें। दिस रियलाइजेशंस यूनाइटेड इंडियंस, और यही रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंडिया के लोगों को आपस में जोड़ने का, एक करने का काम शुरू हुआ। स्लोली द फीलिंग ऑफ यूनिटी और नेशनलिज्म ग्रो स्ट्रोंगर, धीरे धीरे क्या हुआ, एकता और राष्ट्रीयता की फीलिंग्स जो है बढ़ने लगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। द ग्रोइंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रीयता की जो फीलिंग्स है वो बढ़ने लगी। ऐसे रिजल्ट क्या हुआ, इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नहीं सॉरी कुछ तो मिसिंग है इसमें, एज ए रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1985। तो एक संगठन बना जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कौन से सन में बना, 1885 में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म बाय एन इंग्लिशमैन नेम्ड अलान ऑक्टाविन ह्यूम। तो एओ ह्यूम इसका शॉर्टकट है नाम। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट बॉम्बे, नाउ इन मुंबई। इट वाज अटेंड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन वाज उमेश चंद्र बनर्जी। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपको जनरल नॉलेज या क्विज़ में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने स्कूल के एग्ज़ाम में भी आता है कि कब हुआ इसका गठन, तो 1885 में। उसके अध्यक्ष कौन थे या किसके द्वारा ये संगठन बनाया गया, तो एओ ह्यूम। अध्यक्ष कौन थे उस मीटिंग में, जो कितने डेलीगेट्स उसमें शामिल हुए थे, तो 72 डेलीगेट्स थे जो पूरे इंडिया से थे, अलग अलग पार्ट से इंडिया के। और उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन था उस सेशन का, तो इसमें आएगा वीसी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। फोटो दे रखा है 72 डेलीगेट्स का जो इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए थे, जिन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बना था, इन दिसंबर 1885, ठीक है। आफ्टर दैट देयर आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन डिफरेंट सिटीज, इट स्लोली बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। फिर क्या होने लगा, हर कंट्री, हमारे इंडिया के हर सिटीज़ में वो मीटिंग रखने लगे। इससे क्या हुआ, उनके संगठन से और लोग जुड़ने लगे और धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग उनका संगठन हो गया। इट अवेक्ट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियंस। इन्होंने क्या करा, जागरूक किया लोगों को राष्ट्रीयता के लिए और यूनिटी के लिए, सबको एक करने का काम इन्होंने किया। एट द सेम टाइम इट इज रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल। साथ में यह करते थे, गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको बहुत सारे रिफॉर्मर्स, बहुत सारी योजनाएं ऐसे चलाना पड़ेंगी जिनसे लोगों की कंडीशन बेहतर हो जीने की। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ द कांग्रेस वरीड द ब्रिटिश। और इस प्रकार से जैसे जैसे कांग्रेस की पॉपुलरिटी बढ़ने लगी, फेमस होने लगी, ब्रिटिशरों की चिंता बढ़ने लगी, फॉरेनरों, अंग्रेजों की चिंता बढ़ने लगी। टू सप्रेस द राइजिंग स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म द गवर्नमेंट पास मेनी स्ट्रिक्ट लॉज। तो जैसे ही अंग्रेजों ने देखा कि भैया इनकी राष्ट्रीयता की वो बढ़ रही है, लोगों में राष्ट्र प्रेम बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉज बनाए। दे ऑल्सो यूज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल टू प्रिवेंट हिंदू मुस्लिम फ्रॉम यूनिटी। और उन्होंने एक काम और करा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बनाई, फुट डालो और राज करो आंदोलन वाली, जिससे हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो पाए और इनमें हमेशा विवाद बना रहे। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी यहाँ पर पूरा हो गया है। आगे हम इस चैप्टर को और पढ़ेंगे जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे। हो आपको समझ में आया हो चैप्टर। यहाँ पर रिफॉर्म्स का मीनिंग दे रखा है, द इम्प्रूवमेंट ऑफ समथिंग बाय रिमूविंग फॉल्ट्स। ठीक है, मतलब कोई अगर गलत चीज़ हो रही है तो उसको बेहतर बनाना है। नेशनलिज्म क्या है, लव एंड डिवोशन ऑफ वंस कंट्री। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति प्यार दिखाना और समर्पित होना। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।